हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर पे बैठकर अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी पूरा लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, इसीलिए बाहर जाना तो आप समझिए कि खतरा से खेलना है। ठीक, तो बाहर नहीं जाइए। कोई ज़रूरी काम पड़ने पे ही सावधानी बरत के मास्क लगा करके पूरा अपना प्रोटेक्शन के साथ ही बाहर जाइए। ठीक, बिना मास्क लगाए बाहर नहीं जाइए। अभी आपका बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा है, आपका हर स्टेट की बात करें तो। ठीक, तो इसलिए बिना मास्क का बाहर नहीं जाइए। और ठीक, और सबसे अच्छा होगा कि सेफ रहिए, घर पे रहिए और घर पर बैठ करके अपना पढ़ाई करिए। पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपका पढ़ाई छोड़िएगा तो फिर आप बहुत बैक चले जाइएगा। तो पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। और हम लोग का डेली क्लासेस चल ही रहा है। 8 बजे आपका मेंसुरेशन चल रहा है। इससे पहले हमने आपको हाइट एंड डिस्टेंस पूरा जो है 5 क्लासेस में ख़त्म कर दिया है। और अभी मेंसुरेशन चल रहा है, जिसका टाइमिंग है 8 बजे सुबह लाइव आते हैं डेली, और आपका मेंसुरेशन का टॉपिक चल रहा है। ठीक, और 11 बजे हम लोग ऑनलाइन टेस्ट भी लेते हैं, जिसमें बहुत लड़के जुड़े हुए हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर है ये 9693037419। इस पे आप कमेंट करके बोल दीजिएगा कि सर हमें भी टेस्ट देना है, तो आपका ग्रुप से जोड़ देंगे और आप भी जुड़ जाइएगा। सोमवार टेस्ट होता है, मंगल को डिस्कशन होता है, बुध को टेस्ट होता है, बृहस्पति को डिस्कशन, फिर शुक्र को टेस्ट होता है और शनि का डिस्कशन होता है। 3 दिन सप्ताह में टेस्ट होता है, 3 दिन डिस्कशन होता है। तो ये प्रक्रिया आपका चल रहा है। 9693037419 पे आप मैसेज करके अपना नाम और एड्रेस लिखकर बता दीजिएगा कि हमें भी टेस्ट देना है, तो आप भी जुड़ जाइएगा टेस्ट से। ठीक, टेस्ट तो लगातार चल ही रहा है, क्लासेस भी लगातार 8 बजे चल ही रहा है। संडे को एक दिन हमने एनालिसिस के लिए, आपके एनालिसिस के लिए ये संडे को क्लास ऑफ रखते हैं। जैसे आज संडे है, आज दिन में कोई क्लास नहीं था, आज ऑफ था। आज अपना आप एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मेरे अंदर क्या कमी है, कि हम जो है टॉप 10 में नहीं आ रहे हैं। जो टेस्ट का होता है इसमें टॉप 10 रिजल्ट भी बनता है, तो टॉप 10 में नहीं आ रहे हैं। क्या हमें मेहनत करना होगा कि हम भी टॉप 10 में जगह बनाएं। कौन सा वीक है मेरा चैप्टर, उस पर आप स्ट्रांगली मेहनत करेंगे। ये सब चीज़ें करेंगे, इसलिए संडे को क्लासेज नहीं रहती है। लेकिन एक चीज़ हमने सोचा है, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा रहेगा। ये सुझाव हम आपको दे रहे हैं और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए अभी जो है ऑफलाइन जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका क्लासेस टोटली बंद है आपका, तो घर पे बैठे होंगे, क्वेश्चन कोई बना रहे होंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कोई नहीं बना, तो आप वो डाउट फिर मेरे पास भेजते हैं, मैसेज के थ्रू भेजते हैं, हम आपको बनाकर भेजते हैं। तो कभी जो आसान रहेगा वो तो समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन रहता है जो आपको समझ में नहीं आया, जो हम उसका सोल्यूशन भेजते हैं। तो इसके लिए हम एक उपाय सोचे हैं। और देखिए ये कोई भी कर सकते हैं, जो ऑफलाइन जुड़े हुए हैं उनके पास तो मेरा नंबर होगा ही, और जिनके पास नंबर नहीं है ये मेरा पर्सनली नंबर है। और इस पे व्हाट्सएप पे आप जो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको आप भेज दीजिएगा। ठीक, और हर एक संडे को हम बात कर रहे हैं। ठीक, केवल संडे, प्रत्येक संडे को हम एक डाउट क्लास रखेंगे। जो जितना देर का रहे, 1 घंटा 1.5 घंटा, जितना देर का रहे, जितना भी आप लोग का क्वेश्चन आएगा उसमें से देखेंगे जो भी क्वेश्चन अच्छा है, जो आपको बनाकर भेजने पर आपको समझ में नहीं आएगा, तो उस क्वेश्चन को हम संडे जो है डाउट क्लास रहेगा, संडे एक डाउट क्लास रखेंगे, उसमें उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में आया, आज थोड़ा लेट से आया, इसीलिए हम संडे को शाम को ये वीडियो बना रहे हैं। और आज कुछ क्वेश्चन भी उसमें करेंगे। बहुत बच्चे मेरे पास क्वेश्चन भेजे थे, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग का, तो वो क्वेश्चन हम बना कर भेजे तो उनसे नहीं समझ में आया, मतलब समझ में आया, बोले थे कि सर थोड़ा हमको समझने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन हम समझेंगे। लेकिन यही चीज़ हम सोच रहे हैं कि अगर ये जो आपका क्वेश्चन है, जो आप क्वेश्चन भेजिएगा उसको हम संडे को डिस्कस करा दें, जो भी 1 घंटा 1.5 घंटा लगे, तो आपको कैसा लगेगा ये चीज़? उम्मीद करते हैं अच्छा ही लगेगा। ये संडे को आपका जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जो भी लड़के होंगे वो अपना क्वेश्चन बनाएंगे, और जहाँ से भी उनको प्रॉब्लम होगा, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप पिक करके उसका फोटो लेकर ऑप्शन सहित भेजिएगा तो सही रहेगा। ऑप्शन नहीं रहेगा तो भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन रहेगा तब तो सही रहेगा। ऑप्शन सहित क्वेश्चन को भेजना है इसमें, और उसका फोटो लेकर ही भेजना है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, लिखने लगते हैं। लिखिएगा तो आपका वो
समझिए कोई डिजिट छूट गया या मिसप्रिंट हो गया फिर दिक्कत होगा। तो इसीलिए आप उसका फोटो क्लिक करके और मेरे नंबर पे भेज दीजिएगा। और संडे को हम 1 घंटे का डिस्कशन क्लास चलाएंगे। जो आपका क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको नाम भी बता देंगे कि ये फलाना क्वेश्चन भेजे थे और इनका क्वेश्चन ये था, अच्छा है कैसा है, क्वेश्चन हम बनाएंगे उसमें और उसको डिस्कस करेंगे। और जो लोग क्वेश्चन नहीं भी बनाएंगे ना उनको भी बहुत फायदा होगा इससे, क्योंकि जो भी आप क्वेश्चन कौन भेजिएगा, जो मतलब आपसे नहीं बनेगा, समझिए कि वो क्वेश्चन अच्छा रहेगा वहीं आप भेजिएगा। इसमें आसान आसान तो सब आपसे बन ही जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से जो संडे का डिस्कशन क्लास रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। संडे को कोई क्लास नहीं रखे थे क्योंकि आप एनालिसिस करिएगा, एनालिसिस तो आपको करना ही करना है। और प्लस ये वाला जो संडे को हम एक डाउट क्लास करा रहे हैं ना, ये आपके लिए रामबाण होगा समझिए कि। तो इसीलिए ये सुझाव कैसा रहेगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा रहेगा। और हर संडे को हम लोग इस चीज़ को करेंगे, संडे को करेंगे, इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आइए हम लोग इस संडे को जो है 10-12 क्वेश्चन जो भी है लड़के लोग भेजे हुए थे तो उसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। इसमें मैथ से या रीजनिंग से किसी भी सेगमेंट से, आपको मैथ में प्रॉब्लम हो उसका भी क्वेश्चन भेज दे सकते हैं, रीजनिंग का भी, 2 ही सेगमेंट बस, मैथ और रीजनिंग। तो इसी दोनों सेगमेंट को हम लोग लेके चलेंगे। इसमें डाउट क्लास में जो है डिस्कशन करेंगे और आपका डाउट इसमें क्लियर करेंगे। ठीक, टोटल एक क्वेश्चन कराएंगे। जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं बने तो आप मैसेज इस पे कर दीजिएगा। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चन है हम उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए हम लोग संडे वाला डिस्कशन क्लास शुरू करते हैं। तो आइए देखिए, कुछ क्वेश्चन कराते हैं, जो भी लोग क्वेश्चन भेजे उनका क्वेश्चन हम लाइन बाय लाइन से कराते हैं। और आप लोग टेस्ट देना ना भूलिए, कल टेस्ट रहेगा, कल 8 बजे क्लासेस भी रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्लास में एक बात और बता देना चाहते हैं कि इस क्लास में आप किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पूरा आप जो भी आपसे नहीं बने, मैथ से और रीजनिंग से किसी भी चैप्टर से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी बुक से पूछ सकते हैं, किसी भी टेस्ट पेपर से, कहीं से भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है बिट्टू कुमार जो सिवान बिहार से हैं, वो मेरे कोचिंग में पढ़ते भी हैं ऑफलाइन कोचिंग में। तो उन्होंने क्वेश्चन भेजा हुआ है, 6 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन वो भेजे हुए हैं। तो उसका हम लोग डिस्कस करते हैं। पूजा कुमारी है, उनका भी 2 क्वेश्चन है। और एक आपका पंकज कुमार जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ठीक, वो वेस्ट बंगाल से हैं, उन्होंने भी अपना 5-6 क्वेश्चन भेजा हुआ है। तो 3 ही स्टूडेंट अभी भेजे हुए हैं, आगे आप भी भेजिएगा। अगले संडे से आपके भी क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन भेजना है इसमें, जो आसान रहे वो तो आपसे बन ही जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग बिट्टू के क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं आगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन उनका क्या है, कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थान P से 6 बजे प्रस्थान करता है तथा उसी दिन Q पर 2 बजे अपराह्न, 6 बजे पूर्वाह्न की बात किया हुआ था, 2 बजे अपराह्न पहुंचता है। दूसरा व्यक्ति Q से 8 बजे प्रस्थान करता है और उसी दिन P पर 3 बजे जो है, देखिए 2 स्थान है P और Q, इसका डिस्कशन करिए। अच्छा क्वेश्चन है, P है और Q है। P से Q तक जाता है एक कोई व्यक्ति है, जो एक व्यक्ति P से Q से तक 6 बजे जाता है। देखिए इसको थोड़ा सा और हम बड़ा बना देते हैं। कोई व्यक्ति है यहाँ P से Q तक जाता है, P से Q तक जाता है, यहाँ से 6 बजे चला है और यहाँ कितना बजे पहुँचा है आपका 6 AM में, अपराह्न मतलब पूर्वाह्न मतलब AM में, और 2 PM में पहुँच रहा है, 2 PM में पहुँचा है। और कह रहा है कि दूसरा व्यक्ति Q से 8 बजे, दूसरा जो है यहाँ से चला है 8 AM में चला है और यहाँ पहुँचा है 3 PM में, 3 PM में जो है यहाँ पहुंचा है। तो ये क्वेश्चन बोला है ना कि किस समय वे दोनों एक दूसरे से मिले होंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से एक बार क्वेश्चन समझिए कि P जो है P से एक व्यक्ति 6 बजे चला है AM में और 8 PM में पहुंचा है, 2 PM में पहुंचा है। दूसरा व्यक्ति 8 AM में चला था और 3 PM में पहुंच गया। तो किस समय दोनों मिला होगा। देखिए एक आसान तरीका इसका बता रहे हैं। ये जो यहाँ से यहाँ गया है, ये यहाँ से यहाँ गया है, कितना देर लिया है, देखिए कितना देर लिया है। तो 6 बजे से 2 बजे तक, 6 4 10, 10 4 2, यानी कि 8 घंटा लिया है। ये कितना लिया है आपका, तो 8 घंटा लिया है। 6 से हम जोड़ लेंगे 7 8 9 10 11 12 1 2, यानी कि 8 घंटा लिया है। ये व्यक्ति 8 बजे चला है और 3 बजे पहुंचा है, 8 बजे यहाँ से चला है और 3 बजे पहुंचा है, यानी ये कितना लिया, तो 9 10 11 12 1 2 3,
देखिए ये 8 बजे चला, 1 मिनट, ये 6 बजे चला था और 2 बजे पहुंचा, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 8 घंटा। 8 बजे चला है और 3 बजे, तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी ये 7 घंटा लिया है। ठीक, ये कितना लिया है? 7 घंटा। अब हमें पूछा है कि ये कितना बजे मिले होंगे। देखिए क्या करिएगा आप, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इन दोनों से कितना घंटा लिया है, तो 8 घंटा, ये 7 घंटा, इससे कटने वाली, दोनों से कटने वाली कोई संख्या का टोटल डिस्टेंस मान लीजिएगा, कुछ भी मान सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन दोनों से कटने वाली ही संख्या को हम टोटल डिस्टेंस मान लेंगे। तो दोनों से कटने वाली संख्या यानी कि 8, 7 का एलसीएम 56 हो गया। हम 56 मान लिए ना कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लिए? 56 मान लिए। तो ये 8 घंटा में चल रहा है, तो इसका चाल यहाँ से यहाँ जो चल रहा है, चाल इसका क्या होगा? तो 56/8 यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर इसका जो है स्पीड हो जाएगा। ये जो जा रहा है P से Q तक, उसका चाल क्या होगा? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो Q से P पर आ रहा है, इसका चाल क्या हो जाएगा? तो 56/7 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। दोनों का हम स्पीड निकाल लिए। अपने मन से हमने क्या किया कि दोनों से कटने वाली संख्या 56 जो है, इसका टोटल डिस्टेंस मान लिया। अब इसका चाल निकाले तो ये 8 घंटा लिया था, तो 56 में 8 यानी 7 किलोमीटर प्रति आवर। इसका निकाले तो 56 में 7 से भाग दिए, 8 किलोमीटर प्रति आवर। तो अब एक बात बताइए कब मिलेंगे? तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, सापेक्षिक चाल यहाँ लगा लेंगे, दोनों चल रहा है, लेकिन ये चला है 6 बजे, ये चला है 8 बजे, तो दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम होना चाहिए। तो इसको और 2 घंटा हम चला लेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे ना कि 8 AM तक चला लेंगे। तो 8 AM तक ये 2 घंटा में कितना कवर करेगा? 1 घंटा में 7, 1 घंटा में 7, यानी कि ये 14 किलोमीटर की दूरी जो है 2 घंटा में कवर कर लेगा। तब जो शेष डिस्टेंस बचा, ये तो 56 है ना, शेष जो डिस्टेंस बचा वो कितना होगा? तो अब क्या करिए कि 56 में से 14 घटा दिए, यानी कितना हो जाएगा? 42 किलोमीटर हो जाएगा। अब समय बराबर क्या हो जाएगा? समय इज इक्वल टू दूरी, दूरी शेष कितना बचा है? 42। और चाल होता है, तो चाल जो है अगर अपोजिट डायरेक्शन में, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो सापेक्षिक चाल होगा, नीचे सापेक्षिक चाल लेंगे, दोनों जुड़ जाएगा। तो ये 8 किलोमीटर पर आवर, ये 7 किलोमीटर पर आवर, यानी 8 7 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये बात क्लियर? अब कितना देर में मिलेंगे? तो देखिए 15 दूना 30, 2.12/15, यानी कि इसको अगर मिनट में बनाते हैं तो 60 से करेंगे, 15 चौके 60, यानी 2 घंटा और 12 चौके 48 मिनट, 2 घंटा 48 मिनट में मिल जाएंगे। यानी कब से? तो 8 बजे से। तो 8 में जोड़ लीजिए, 8 + 2 घंटा 48, यानी कितना हो जाएगा? 10:48 AM में दोनों जो है आपस में मिले होंगे। 10:48 AM, तो ऑप्शन से मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। बढ़िया क्वेश्चन था ये 6 बजे चला था, 2 बजे पहुंचा था, ये 8 बजे चला था, 3 बजे पहुंचा था। इन्होंने 8 घंटा लिया और इन्होंने 7 घंटा लिया। दोनों से कटने वाला 56 हम टोटल डिस्टेंस मान लिए, तो इसका चाल निकल गया 56/8 यानी 7 किलोमीटर पर आवर, इसका 56/7 यानी 8 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो है 6 बजे चला था, ये 8 बजे, तो दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम होना चाहिए सापेक्षिक चाल लगाने के लिए। तो इसको भी 8 बजे चलाए तो 2 घंटा में 14 किलोमीटर चला, 14 घटाए 42, तो अब समय बराबर दूरी जो है 42 हो गया बटा सापेक्षिक चाल। तो ये 8 के स्पीड से आ रहा है, 7 के स्पीड से आ रहा है, तो 8 7 15 हो जाएगा। यानी समय बराबर दूरी बट्टा सापेक्षिक चाल 15 हो जाएगा, जुड़ जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो कितना समय लगा? 2 घंटा 48 मिनट। तो 8 बजे में जोड़ देंगे 2 घंटा 48 मिनट, यानी 10:48 में दोनों मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, इन्हीं का क्वेश्चन था, बिट्टू कहीं कर रहा है कि एक संख्या को पहले 16.2 देखिए 16.2/3 का मतलब कितना हुआ? 16 या 48 और 2 परसेंटेज में है, तो 16 या 48 2 50, 50/3%। इसको जब बट्टा में बदलेंगे तो 50 बट्टा ये नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि 300, तो 5 6 के 30 यानी 1/6 हो जाता है। इसका मतलब इतना बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये पहले वाला मान हो गया। पहले संख्या 6 था और बढ़ा दिए हैं 1, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा।
ये बात क्लियर हुआ। 16.2/3% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 16.2/3 का मतलब 1/6 हुआ। तो 1/6 बढ़ाने का मतलब कि पहले 6 था और 1 बढ़ा दिया यानी कि 7 हो गया है। उसके बाद कह रहा है कि एवं फिर 15% कम कर दिया जाता है। अब देखिए 15% का मतलब कितना हुआ, 15/100 हो गया, तो 5 ने 15, 5 20 है 100, यानी कि 3/20, यानी पहले 20 था अब 3 कम करते हैं यानी कि 17 हो गया। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं बताइए पहले। 16.2/3 बढ़ा दिया जाता है 1/6। 1/6 का मतलब पहले 6 था, 1 बढ़ गया तो 7 हो गया। दूसरा कंडीशन में बोला है कि 15% कम कर दिया जाता है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, यानी पहले 20 था अब 3 कम कर दिए तो 17 हो गया है। तो कह रहा है कि यदि परिणामी संख्या 238 होती है, प्राप्त होती है, तो उस संख्या के, देखिए ये पहले वाली संख्या हो जाएगी, ये पहले वाली संख्या हो जाएगी, ये बाद वाली संख्या हो जाएगी, परिणामी संख्या हो जाएगी, परिणामी। तो देखिए पहले वाली संख्या 20 छक्के 120 हो जाएगी और रेशियो 17 साटे कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। तो इस 119 का वैल्यू दिया हुआ है कितना हमें, 238 परिणामी संख्या दिया हुआ है। तो एक यूनिट का वैल्यू देखिए कितना हो गया, 2 हो गया, अर्थात वो संख्या 120 है तो 120 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ, 240 हुआ। तो संख्या अगर पूछा रहता तो हमारा 240, लेकिन पूछा हुआ है कि उस संख्या का 37.5%, यानी कि 240 का 37.5 यानी कि 37.5% हटाएंगे, नीचे 100, एक ये भी हटा देंगे, नीचे एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। अगर 25 से कटाते हैं, 25 चौके 100, यहाँ कटाएंगे 25 से कम 25 और 12 बचा, 25 5 125, 4 से कटा देते हैं, 4 छक 24, यानी 15 छक्के 90 जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो 90 जो है डी में दिया हुआ, डी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे, आसान सा क्वेश्चन था, ये बढ़िया लेकिन क्वेश्चन था। 16.2/3 का परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, यानी पहले 6 था, 1 बढ़ाए तो 7 हो गया। 15% मतलब 3/20, यानी पहले 20 था अब कितना हो गया, 2 घटा दिए तो कितना हो गया, 17, यानी पहले वाली संख्या 120, बाद वाली संख्या कितनी हो गई, 119। 119 का वैल्यू 238, तो यानी एक यूनिट का वैल्यू 2, तो 120 का यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 240, अर्थात जो मूल संख्या है 240 निकल गई। तो इसका 37.5% पूछ रहा था, 90 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें कि 12,000 रुपए के एक मूलधन पर 20% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है और 20% वार्षिक दर से है। ये क्वेश्चन जो है 2017 CAPF यानी CPO में पूछा हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। अच्छा एक बात बताइए कि 20% के दर से 4 साल का SI की बात करें तो ये हर साल का बराबर होता है, यानी 20%, 20%, 20%, यानी 20 चौके 80 हो जाएगा। SI का जो रेट हो गया, SI का वो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा 4 साल का। लेकिन CI की बात करें तो CI वाला होता क्या है, तो ब्याज का ब्याज जुड़ता जाता है। जैसे मान लीजिए, देखिए इधर CI निकालते हैं, ये जो हो गया हम लोग का, ये 20% हो गया पहला साल का, फिर दूसरा साल का भी 20% होगा, लेकिन इंटरेस्ट में इसका 20% फिर जुड़ जाएगा। तो इसका 20% का मतलब दोनों को गुणा कर लीजिए, 20 है 400 और 100 से भाग दे देंगे, प्रतिशत निकालेंगे तो, यानी कि ये 4 हो जाएगा। अब सबको जोड़िए तो 20 40 4 44% हो जाता 2 साल का अगर पूछता तो। लेकिन 4 साल का हमें निकालना है तो तीसरा साल में जब जाएंगे तो 20% लगेगा, फिर इसका भी 20%। तो इसका 20% मतलब क्या, पहले इसको दोनों को गुणा करिए तो 880 हो जाएगा और प्रतिशत का मतलब यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब जोड़ लीजिए तो 44 20 64 और 8 कितना हो जाएगा, 72.8 आ गया। अगर 3 साल का पूछा रहता ना कि कितना हो जाएगा तो 72.8% डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन 4 साल की बात किया है तो फिर 20% निकलेगा, बढ़ेगा ही, और इसका भी 20%, यानी फिर इसको 20 से गुणा कर लीजिए तो 0 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, और 8 दूना 16 का 6, 2 दूनी के 4 1 5 हो जाएगा, और 7 दूना 14 हो जाएगा। अब पॉइंट कहाँ जाएगा, एक पॉइंट यानी यहाँ ऑलरेडी है, 100 से भाग देंगे यहाँ आ जाएगा ना। अब सबको जोड़ लीजिए तो 72.8 इस सबको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 8 5 13 कर 3 हासिल 1 हो जाएगा, 4 और 4 2 6 1 7 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा। 107.36 आ गया फाइनली जो है हमारा 4 साल का जो है 20% के दर से जो है CI का रेट आ गया। ये समझे कि नहीं? अगर नहीं समझे ना तो एक बार समझिए, ये अगर समझ गए ना तो बहुत क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है परसेंटेज मेथड से। देखिए
एसआई का तो कोई टेंशन नहीं है, 20% के दर से, 4 साल का तो 20, 20, 40, 20, 60, बीचों को 80% हो जाएगा। लेकिन जब हम सीआई में आएंगे ना, तो सीआई में पहला साल में 20%, दूसरा साल में 20% होगा, लेकिन इस 20 का 20% 4 हो गया ना, तो 4 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 20, 20, 40 और 4 44 हो जाएगा। 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सीआई का, तो 44 हो जाएगा। यहीं जब साधारण ब्याज में आएंगे तो 20 दूना 40 से होगा, 44 जो 4 बढ़ा है यही बढ़ जाता है, ये 4% क्या होता है, इस 20 का 4% बढ़ जाता है। और जब तीसरे साल में आएंगे तो 20% तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन फिर इस ब्याज का ब्याज बढ़ जाएगा, यानी कि 44 का 20% फिर बढ़ जाएगा, तो 44 का 20% 8.8 आ रहा है, गुणा करके हमने 100 से भाग दिया, तो 44 का 20% 8.8 आ रहा है, तो सब जोड़ लीजिए अब कितना हो गया, तो 44, 20, 64 और 8 72.8 हो गया। फिर जब चौथा साल में आएंगे तो 20 तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इस ब्याज का ब्याज लग जाएगा, ब्याज का 20%, तो इसका 20% मतलब दोनों को गुणा कर लिए और पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा इसके बदले, और फिर 2 पॉइंट 100 से भाग देने का मतलब इधर चला आएगा, और तीनों को जोड़ लिए तो 107.36% आ रहा है। तो अब बोला है ना हमें कि इन दोनों का अंतर निकालना है, तो अंतर देख लीजिए कितना हुआ, बड़ी आसान क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए। अंतर कितना हो जाएगा, तो 27.36 हो जाएगा। तो अब हमें 12,000 रुपये प्रिंसिपल है, तो 12,000 का कितना निकाल देना होगा, 27.36% हटाएंगे तो नीचे 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 और 0, 3 0 से 3 0 खत्म हो गया, यानी कि गुणा करके एगो पॉइंट बैठा लीजिए। 12 छक 72 कर 2 7 हो जाएगा, 12 तिहाई 36 और 7 कितना हो जाएगा, 36 7 43, 43 कर 3 4 हो जाएगा, 12 7 84, 4 88 कर 8 8 से 8 हो जाएगा, 12 दूना 24 और 8 32 हो जाएगा, और जब भाग देंगे 10 से तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 3,283 रुपया 20 पैसा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। एसआई हर साल का बराबर होता है, तो 20 चौके 80%, इसमें कोई टेंशन नहीं है। सीआई में दर का दर जुड़ता जाता है, तो 20% का 20% लगेगा दूसरे साल में, और इसका 20% यानी 4 हुआ, तो ये 2 साल का 44% हो जाएगा। तीसरा साल में फिर 20% लगेगा, 44 का 20% बढ़ जाएगा, यानी कि 8.8, तो ये कितना हो जाएगा, 72.8%। फिर चौथा साल में जाएंगे तो 72.8% और प्लस 20% तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसका 20% जुड़ जाएगा, तो इसका 20% कितना आ रहा है, 14.56, तो ये जुड़ करके कितना हो जा रहा है, 107.36 हो जा रहा है। तो यानी 4 साल का जो सीआई का दर हुआ ना, सीआई का दर जो हो गया 107.36% हो गया, और एसआई का दर है जो 80% है। तो दोनों का अंतर पूछ रहा था, तो अंतर मतलब 27.36, तो 12,000 का 27.36% निकाल लिए, प्रतिशत हटाए 2 0, पॉइंट हटाए 2 0 और बढ़ गया, 3 0 से 3 0 खत्म हो गया, गुणा करके पॉइंट बैठा लिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये B2 का ही, ये कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए तथा 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई के बीच अंतरों का अनुपात 23:7 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखिए एक फॉर्मूला भी आप ध्यान रखिएगा, तो 3 वर्ष का जो होता है, 3 वर्ष का एसआई और सीआई का अंतर डिफरेंस D इज इक्वल टू PR² इंटू 300 प्लस R बट्टा 100 क्यू होता है। ये 3 साल का जो है अंतर होता है, और 2 ईयर के लिए अंतर क्या होता है, D इज इक्वल टू, तो PR² बट्टा 100² होता है। ठीक, ये दोनों फार्मूला ध्यान रखिएगा। 3 साल के लिए डिफरेंस बराबर PR² इंटू 300 प्लस R बट्टा 100 क्यू होता है, और 2 साल के लिए PR² बट्टा 100² होता है। इन दोनों का रेशियो का मतलब दोनों का बट्टा में क्या दिया हुआ है रेशियो, तो 23:7 दिया हुआ है। तो दर पूछ रहा है तो नहीं निकाल लेंगे, सिंपल सा हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो जो है दिया हुआ है कितना, 23:7। अब देखिए कटा दीजिए, 100² से कटाएंगे तो एगो 100 नीचे बच जाएगा, PR² से PR² कट जाएगा, तिरछा गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आसान हो गया। ये जब 7 से करेंगे तो 7 तरीके 2100 प्लस 7R इज इक्वल टू, ये इधर गुणा कर लेंगे तो 100 से, तो ये 2300 हो जाएगा। अब ये घट जाएगा, यानी कि 7R इज इक्वल टू 200 हो गया, इसलिए R बराबर कितना हो जाएगा,
200/7% हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, 3 साल के लिए डिफरेंस बराबर PR² इंटू 300 प्लस R/100 क्यूब हो जाता है। 2 साल के लिए D बराबर PR²/100²। दोनों का रेशियो मतलब दोनों का बट्टा 23:7 दिया हुआ है, कटा दिए हैं, कैलकुलेट कर लिए, तिरछा गुना करके रेट कितना आ जा रहा है 200/7 हो जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है। कह रहा है कि 43,200 रुपये का 16.2/3% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह का ब्याज क्या होगा यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक होता हो। देखिए ब्याज का संयोजन वार्षिक होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। देखिए रेट से ही हम लोग बहुत आसानी से बनाएंगे इसको, रेशियो मेथड से। देखिए रेशियो मेथड क्या है, रेट को आप फ्रैक्शन में बदल दीजिए। रेट है 16.2/3% का मतलब हो गया 16×3 = 48, 2 50/3, आप प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 6 आ जाएगा, यानी कि 5 6 के 30, 1/6 आ गया। और 1/6 का मतलब क्या हो गया कि प्रिंसिपल अगर 6 है तो ये 1 जुड़ जाएगा तो अमाउंट में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये पहला साल के लिए हो गया। दूसरा साल के लिए भी क्या हो जाएगा 6:7 हो जाएगा, 6:7। लेकिन हमें टाइम क्या दिया हुआ है कि 2 वर्ष और 6 माह है, 6 जो है मंथ है यहाँ पे। तो ये 2 साल के लिए तो हो गया, अब यहाँ पे 6 माह जाना है, आधा साल के लिए जाना है, आधा साल के लिए। तो एक बात बताइए कि ये फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 निकला है 1 साल के लिए, तो आधा साल के लिए कितना हो जाएगा 1/6 में आधा से गुणा करेंगे यानी कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। ये बात पहले समझ में आया कि नहीं? देखिए इधर समझ लीजिए, ये 1/6 जो है 1 साल का है, तो आधा साल का 1/2 से इसको गुणा कर लेंगे, 1/2 से 6 को, तो कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। इधर लिख देते हैं, ये आधा साल के लिए 1/6 गुणे 1/2 कर लेंगे यानी कि 1/12 हो जाएगा। यानी ये 6 माह का जो है रेट क्या हो जाएगा 12 और 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यानी 12:13 का रेशियो होगा। ये बात समझे कि नहीं? देखिए फिर से समझ लीजिए अगर दिक्कत है तो। सबसे पहले 16.2/3 का प्रतिशत फ्रैक्शन वैल्यू निकाले 1/6, यानी कि 6 प्रिंसिपल है तो 1 जुड़ जाएगा ब्याज, यानी कि 7 जो है अमाउंट हो गया। ये पहला साल में। दूसरा साल में जब जाएंगे तो ये 6-7 का ही रेशियो होगा 2 साल में। पहला साल में 6-7, दूसरा साल में भी 6-7 रहेगा। लेकिन 3 साल नहीं जाना है, 2 वर्ष 6 माह का निकालना है। तो 6 माह के लिए जो ये फ्रैक्शन वैल्यू आधा हो जाएगा। 1 साल के लिए जब 1/6 है तो 6 साल के लिए आधा, 6 माह के लिए आधा हो जाएगा, यानी कि इसका आधा कितना हुआ 1/12, अर्थात 12 इसमें प्रिंसिपल होगा तो उसका 1 ब्याज मिलेगा, यानी कि 13 हो जाएगा। अब इन तीनों को गुणा कर लीजिए, 36 में 12 से गुणा करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा 12 72 कर 2 7 और 12 36 और 7 कितना हो जाएगा 6 7 13 43 हो जाएगा। यानी 432 रेशियो, ये 7 7 49 में 13 से गुणा कर लीजिए, 49 में 13 से, 13 9 117 और 13 चौके 52 हो जा रहा है। ठीक, 13 9 117 और 13 चौके 52, 7 1 2 1 3 और यहाँ 5 हो जाएगा, यानी कि 53 जो है कितना हो जाएगा 53 17 हो जाएगा, 5317। तब हमें पूछा हुआ है तो ब्याज क्या होगा। एक बात बताइए, अब देखिए यहाँ आइए, हम तो निकाल लिए हैं ना, ये चीज निकाल लिए, यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल लिए हैं। 432:5300, एक मिनट सॉरी, 7 7 49 में आप, ये गुणा गलत हो गया, देखिए 7 7 49 में अगर 13 से गुणा करेंगे, 13 9 117 और 13 चौके 52, यहाँ ना रहेगा जी 7 और 6 कितना हो गया 7 और 5 1 6 हो जाएगा, 677 आ जा रहा है, ये 677, 13 9 117 और 13 चौके 52 हो जाएगा, यानी कि 7 5 2 1 3 आ जा रहा है और 637 आ जा रहा है, 637 से गुणा गलत हो गया था। ठीक, तो अब हमें ये प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 4 3 2 और 00 दिया हुआ है। इसका मतलब इसका इससे तुलना करिएगा तो 2 0 इधर हमें चिपका लेना होगा, तो 2 0 इसमें भी चिपकाएंगे तो 2 0 इसमें भी चिपका देंगे, तो अब ब्याज नहीं निकल जाएगा आपका, अमाउंट में से घटा लीजिए, ये CI निकल जाएगा, CI कितना हो जाएगा 0 फिर 0 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 7 में से 2 गया कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 3 3 0 हो जाएगा, और 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, यानी 20,500 रुपया जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा 20,500। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बात आप समझे कि नहीं? नहीं समझे हैं तो आप ध्यान से देखिए, इसमें कुछ जिक्र, एक बात इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ये चीज क्लियर कर लीजिएगा, वहां पे लिख लीजिएगा क्वेश्चन में कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, CI निकालना है। देखिए ध्यान दीजिए,
कितना क्लियर हो गया? तो 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 आ गया, यानी 6 अगर हम लोग का मूलधन है तो एक ब्याज मिलेगा, यानी कि 6:7 जो हो जाएगा मूलधन और मिश्रधन का अनुपात। एक साल का 6-7, दूसरे साल का भी 6-7, अगले साल में पूरा नहीं जाना है, 6 माह का जाना है, तो आधा का आधा हो जाएगा। ये 1/6 का आधा कितना हुआ? 1/12, यानी कि 12 से ये 13 हो जाएगा। इसको गुणा कर लिए तो 432:637 आ जा रहा है। किसका रेशियो? तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। लेकिन ये प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है कि 43,200, तो ये 2 जीरो इसमें भी बढ़ा रहा है तो 2 जीरो इसमें बढ़ा लेंगे और दोनों घटा देंगे अमाउंट में से ये मूलधन को, तो ये ब्याज निकल जाएगा 20,500, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है जो पंकज वेस्ट बंगाल से भेजे हुए हैं। देखिए SICI वाला पहले 1-2 क्वेश्चन था, उसको हम करा दे रहे हैं, तब आगे बढ़ेंगे। ये SICI का इनका भी क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 32,000 रुपया उधार लिया और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बैंक में जमा कर दिया, तो 3 वर्ष के अंत में उसे कितना लाभ होगा? देखिए अब ये भी आसान सा क्वेश्चन है। SI की बात करें 9% की दर से ले रहा है 3 साल में, तो 29 हो जाएगा। लेकिन जब CI की बात करें वो बैंक को किस रेट से दिया है? तो 10% की दर से। तो 10% का देखिए अभी निकालना सिखाए थे ना, पहला साल का 10, दूसरा साल का 10, 10 का 10% यानी 100 पॉइंट लगाए, यानी कि 10, 10, 20, 21% हो गया 2 साल का, कि पहला साल का हुआ, दूसरा साल का हुआ, फिर इस 10 का 10% यानी 1 बढ़ जाएगा तो 21% 2 साल का हुआ। तीसरा साल का हमें निकालना है, तो तीसरा साल में जाएंगे तो ये 10% तो लगेगा ही लगेगा, फिर इस 21 का 10% यानी 210 और पॉइंट लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा यानी 2.1 बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 21, 10, 31, 2, 33.1% हो जाएगा। ये क्या चीज आपका? तो 3 साल का CI का रेट। तो ये पूछा है कि कितने का फायदा होगा, यही पूछा होगा कि 3 वर्ष के अंत में उसका लाभ क्या होगा। तो देखिए ये ध्यान दीजिए, जो लिया हुआ है 27% के रेट से और बैंक से ले रहा है 33.1 का, तो कितना का इसे फायदा हो रहा है? तो 3 तो इधर ही होगा ना, 6.1% का फायदा हो रहा है। तो लाभ कितने का हो जाएगा? तो निकाल लीजिए सिंपल, 32,000 का 32,000 रुपये है ना, तो इसका 6.1%, प्रतिशत हटाएंगे नीचे जीरो, ये हटाएंगे एक और जीरो, यानी 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, यानी 61 में आपको 32 से भाग दे देना होगा, गुणा कर लेना होगा। 2 एकम 2, 6 दूना 12, 3 एकम 3, 6 18, यानी कितने का हो जाएगा? 2, 3, 2, 5 और 1, 1952 रुपया का फायदा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कितना आ जा रहा है? 1952, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। SI का रेट है 9% की दर से 3 साल का 27%, उसे जो है लिया है जिससे उसे देना है 27%, लेकिन वो बैंक में जमा किया है 10% के CI के रेट से। तो CI का प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम लोग अभी बताए थे क्वेश्चन में 20% वाला में। पहला साल का 10%, दूसरा साल का 10% और 10 का 10 कितना हो गया? 1, यानी कि ये 2 साल का 21% हो गया। फिर तीसरा साल में 10% और 21 का 10% 2.1, यानी टोटल जोड़े 33.1 हो गया। 3 साल का CI का रेट हो गया 10% की दर से 33.1 और SI का जो है लिया था 3 साल में 27 हो गया। तो 27 में कितने का फायदा हो रहा है? तो 6.1% का फायदा। तो 32,000 का 6.1% निकालिए, 1952 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है एवरेज से रिलेटेड, ये बिट्टू का ही क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं कि n संख्याओं का औसत a है, यदि पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, तीसरी संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, तो इसी प्रकार आगे वाली संख्याओं को भी बढ़ाया जाए तो नई औसत क्या होगा। देखिए पहले तो ये बताइए कि अगर n संख्याओं का औसत a है तो ये कुल योग निकल गया, पुराना वाला योग निकल गया, कितना? na हो गया। ठीक, जब गुणा कर देंगे औसत में संख्या से, n वो संख्या है, औसत a है, तो गुणा कर लिए na जो हो गया योग निकल गया। अब नया योग क्या होगा? नया योग तो पहला वाला में 2 जोड़ रहा है, दूसरा वाला में 4 जोड़ रहा है, तीसरा वाला में 8 जोड़ रहा है, ऐसे ही डैश डैश जो है n वो संख्या है ऐसे ही जोड़ रहा है। तब नया औसत निकालना है तो क्या करेंगे? इसे हम n से भाग दे देंगे, सिंपल सी बात हो गई। ये बात आप समझे कि नहीं? सबसे पहले तो हमें क्या किया है ना कि n संख्याओं का औसत a है, तो ये na हो गया, योग हो गया। पहली संख्या में 2 जोड़ रहा है, दूसरी में 4 जोड़ रहा है, तीसरी में 8 जोड़ रहा है, चौथी में 16 जोड़ेगा, ऐसे ही जोड़ रहा है, n तक संख्या है। तो अब कह रहा है कि नया औसत क्या होगा। तो अब क्या करिए ना, इसको जोड़ लीजिए,
ये देख लीजिए, आप बताइए कि ये क्या कैसे जोड़ेंगे इसको हम। तो एक बात यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ये जो दिया है ना 2, 4, 8, 16, 32 आएगा आगे, ये जीपी में है, ये टर्म किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो जीपी का एसएन आपको याद होना चाहिए, एसएन बराबर होता है ए इंटू आर के पावर n माइनस 1 बट्टा आर माइनस 1 होता है। एक और होता है एस एन निकालने का फॉर्मूला, ये जब r इज ग्रेटर देन 1 रहे। और एक और फॉर्मूला होता है जब r इज लेस देन 1 रहे, तो एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर के पावर n बट्टा 1 माइनस आर होता है। ये कब होता है, जब r इज लेस देन 1 होता है। तो ये दोनों फार्मूला होता है, ये फार्मूला पता रहेगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, ये Na हो गया प्लस इसको जोड़ लेते हैं जीपी के इस फार्मूला से, क्योंकि देखिए इसमें a कितना है, यहाँ अगर आप बात करेंगे तो a मतलब प्रथम पद 2 है, r मतलब कॉमन रेशियो होता है, कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में पहले से, अगले पद में पिछले वाले पद से भाग देंगे। तो 4 में 2 से भाग देंगे 2, 8 में 4 से भाग देंगे 2, यानी हर बार 2 आ जा रहा है। अब निकाल लीजिए एस एन बराबर, तो ये नीचे हो जाएगा एन ए प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, तो ए का मतलब 2 हो गया, 2 इंटू आर के पावर एन, यानी कि ये 2 एन टर्म है तो आर भी 2 है, तो 2 के पावर एन माइनस 1 और बट्टा r माइनस 1, तो r मतलब 2 में 1 घटाएंगे 1 ही होगा। और इसे कितना से भाग देना है हमें, n से, ये हटा दीजिए क्योंकि 2 में से 1 जाएगा 1, और इसे हमें भाग देना है कितना से, n से भाग देना है। अब सिंपल हो गया, इस na को n से भाग देंगे तो n कट जाएगा, a हो जाएगा प्लस, अब इसमें तो कटेगा नहीं, यानी कि 2 इंटू 2 के पावर n माइनस 1 और बट्टा n, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए, ऑप्शन में ऐसे ही दिया हुआ था a प्लस 2 इंटू 2 के पावर n माइनस 1 बट्टा n, यानी ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझे तो देखिए, इन संख्याओं का औसत a है तो na योग हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि पहली में 2 जोड़ा है, दूसरी में 4 जोड़ा है, 8 जोड़ा है, आगे भी ऐसे ही जोड़ते जा रहा है, तो नया औसत क्या होगा। तो नया योग पहले निकाल लिए, na प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस n, ऐसे ही हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं कि ये टर्म किस में है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो जीपी का एसएन निकालने का फॉर्मूला होता है a इंटू आर के पावर n माइनस 1 बट्टा आर माइनस 1, जब r इज ग्रेटर देन 1 रहे। r इज लेस देन 1 में रहता है a इंटू 1 माइनस आर के पावर n बट्टा 1 माइनस आर होता है। लेकिन यहाँ हम r निकाले तो 2 आया है, यानी कि ग्रेटर देन 1 है, तो ये पहला वाला फॉर्मूला लगा करके एसएन निकाल लें, 2 इंटू 2 के पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और बट्टा n से भाग देना है, नीचे 2 में से 1 गया 1 आया, इसलिए उसको छोड़ दिए, n से भाग दे दिए, तो हम लोग का रिजल्ट क्या आ जा रहा है, a प्लस 2 इंटू 2 के पावर n माइनस 1 बट्टा n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रीजनिंग से अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रीजनिंग से पूजा भेजी हुई है, सिवान से है वो भी। लिखिए 1995 के लिए वही कैलेंडर होगा जो वर्ष y के लिए था, पीछे हमें जाना है, तो y का मान क्या होगा। यानी देखिए 1945 का जो कैलेंडर है ये पीछे कब रिपीट किया हुआ है, यही कैलेंडर के बारे में पूछ रहा है कि 1945 में जो है किस वर्ष वाला कैलेंडर हम रिपीट किए हुए हैं, ये हमें पूछा हुआ है। तो देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा, कैलेंडर बनाते समय अतिरिक्त दिन एक आपको पता होना चाहिए। जैसे वर्ष में 2 तरह का होता है ना, एक लीप वर्ष, एक साधारण वर्ष। 365 दिन का होता है साधारण वर्ष, 366 दिन का होता है लीप वर्ष होता है। तो जब इसको आप 7 से भाग दीजिएगा ना तो पूरी कट जाएगा। देखिए 7 5 35, 1 36, 7 9 14, 1 15, 1 शेष पर आएगा, और यहाँ 7 5 35, यहाँ 2 रिमाइंडर आएगा। यानी कि साधारण वर्ष का 1 ऑड दिन होता है, लीप वर्ष का 2 ऑड दिन होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और जहाँ पे ऑड दिन आपका अगर 8 आ जाए या 15 आ जाए, जहां पे 8 या 15 आए ना, उसी वर्ष जो है क्या होता है, कैलेंडर रिपीट करता है। ऑड दिन हम निकालते जाएंगे और उसको जोड़ेंगे, जहां पे ये 8 या 15 आ जाएगा तो कैलेंडर रिपीट करेगा। और एक बात और ध्यान रखना है कि ये अगर साधारण वर्ष का कैलेंडर होगा तो साधारण वर्ष में ही रिपीट करेगा, अगर लीप वर्ष का कैलेंडर होगा तो लीप वर्ष में ही रिपीट करेगा। जैसे ही पहले पूछा हुआ है तो 45 से पहले 44, 43, 42, 41, 40, उसके बाद 39 हो जाएगा, तब 38 हो जाएगा, तब 37 हो जाएगा, 36 हो जाएगा,
35, 34, 33 ऐसे हम लिख दिए, ठीक, ये 33 हो गया। अब इसका ऑड दिन जोड़ते जाइए, कब जो है 8 या 15 आएगा तभी जो है रिपीट कर जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 1 रहेगा, इसमें 2 हो जाएगा क्योंकि लीप वर्ष हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा इसका ऑड दिन, इसका भी ऑड दिन 1, इसका भी ऑड दिन 1, इसका 2 हो जाएगा क्योंकि 4 से पूरा पूरी कट जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। इसका 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1, इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 होगा, इसका 1 होगा, इसका 1 हो। अब नीचे से जोड़ कर देखिए, जहां 8 पूर जाए और 15 पूर जाए वहीं पे जो है क्या होगा, ये कैलेंडर रिपीट करेगा। तो 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5 6 2 8, यहाँ 8 आ रहा है लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये क्या है, तो 1940 है। अब एक बात बताइए कि 1940 लीप वर्ष है, ये 1945 जो है साधारण वर्ष है, तो कभी रिपीट करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ये आंसर नहीं देंगे। 1940 8 आया है फिर भी हम आंसर नहीं देंगे। फिर आगे जाएंगे 15 देखेंगे कि 15 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ तक 8 आया है, 9 10 11 12 13 1 14 1 15। देखिए 15 कहाँ आ जा रहा है, 34 में आ रहा है, यानी 1934 में जो ये कैलेंडर है ना रिपीट किया हो गया। तो 1934 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कैलेंडर का रिपीटेशन वाला कैसे निकालते हैं। तो जहां पे ऑड दिन 8 आ जाए या 15 आ जाए, ऑड दिन क्या होता है, तो लीप वर्ष का 2 होता है, साधारण वर्ष का 1 होता है। यहाँ ये 1945 का 1 हो जाएगा, 44 का 2 होगा, 43 का 1 होगा, 42 का 1 होगा, 41 का 1 होगा, 40 का 2 हो जाएगा क्योंकि 40 लीप वर्ष है। फिर 1 1 1 36 का 2 होगा, 35 का 1 होगा, ऐसे लिख दिया हम। अब नीचे से जोड़ेंगे तो 1 2 1 3 1 4 4 5 6 2 8, यहाँ 8 आ रहा है लेकिन ये लीप वर्ष नहीं रहा है, साधारण वर्ष नहीं है। ये जब साधारण है तो यहाँ भी साधारण वर्ष होना चाहिए, तो ये यहाँ रिपीट नहीं करेगा। तो 9 10 11 12 13 14 1 15, यहाँ 1934 में 15 आ जा रहा है, अर्थात जो 1945 वाला कैलेंडर है वो 1934 में रिपीट किया होगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन भी पूजा का ही है, ये भी भेजी हुई है, जो है कैलेंडर का ही है, ये भी कैलेंडर का ही है। तो देखिए कह रहा है हमें क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, देखिए क्या कह रहा है कि माला को याद है कि उसे 17 जुलाई के बाद और 19 जुलाई से पहले एक विवाह समारोह में जाना है। ललिता को याद है कि उसे भी उसी विवाह समारोह में 27 जुलाई के बाद और 3 अगस्त से पहले जाना है। देखिए ये माला के अकॉर्डिंग है और ये जो है उसका, ये किसका अकॉर्डिंग है, तो ये ललिता के अकॉर्डिंग है, ललिता के अकॉर्डिंग है। क्या कह रहा है देखिए, माला को याद है कि 17 के बाद, 17 के बाद मतलब 18 19 20 21 22 कब तक, तो 29 जुलाई से पहले, यानी इस डेट में इसे पता है कि इस डेट में हमें शादी में जाना है। लेकिन ललिता को याद है कि उसे उसी विवाह समारोह में 27 के बाद मतलब 28 29 30 31 1 2 3 4 3 अगस्त से पहले यानी 2 अगस्त तक ये जाना है। तो ये बहुत आसान है, जो दोनों में कॉमन हैगा ना डेट, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, 28 है। देखिए दोनों में कॉमन 28 है ना, तो 28 जो हो जाएगा, 28 जुलाई को उन लोगों को शादी में जाना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी कॉमन वाला पार्ट देखते हैं तो कॉमन वाला पार्ट हम लोग का 28 जुलाई है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पंकज कुमार जो वेस्ट बंगाल से हैं, उन्होंने भी क्वेश्चन भेजा है। देखिए ये नल टंकी से कह रहा है कि 2 नल ए और बी किसी हौज को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। एक पहला नल ए और बी है ना, ए और बी है जो कि 20 मिनट में और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल, तीसरा को हम सी मान लेते हैं, 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक खाली करने वाला नल है, ठीक है, खाली कर सकता है। तीनों नलों को 5 मिनट तक एक साथ पूरी क्षमता से चलाया जाता है, फिर सी को बंद कर दिया जाता है और दूसरे नल बी में कचरा फंसने के बाद उसकी क्षमता 2/3 हो गई, तो हौज कुल कितने समय में भरेगा, यही हमें पूछा हुआ है। देखिए सबसे पहले तो आप टोटल वर्क, ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क इन तीनों टाइम का एलसीएम, टाइम का एलसीएम होता है तो 20 30 40 का एलसीएम 120 हो जाएगा। इफिशिएंसी निकाल लीजिए, तो क्षमता कैसे निकलता है, तो 120 में 20 से भाग देंगे 6 हो जाएगा, 120 में 30 से भाग देंगे 40 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा। लेकिन ये खाली करने वाला है तो इसका क्षमता कितना होगा, -3 होगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे,
तीनों टाइम का एलसीएम 120, इससे भाग दिए 6, इससे भाग दिए 4, इससे भाग दिए 3 आ गया। अब बोला है कि तीनों जो है मिलकर 5 मिनट तक जो है पूरे क्षमता से भर रहे हैं। ये 6 4 10, 10 में से 3 गया 7, तीनों का क्षमता मिलाकर 7 हो जा रहा है। 5 मिनट में कितना भरेंगे, तो 7 5 35 भर देंगे। तो इसमें से 35 घटा लीजिए तो और कितना शेष बच रहा है आपका, तो 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8, यानी 85 जो है शेष बचा हुआ है। अब ये 5 मिनट तो पहले तीनों भरे हुए हैं एक साथ, तो ये कितना भर दिए हुए 35, 35 को घटा लिया नहीं और 85 भरना है। तो अब 85 में सी को पूरा बंद कर दिया गया है, सी अब पूरा क्या हो गया, बंद हो गया। और ये जो है अपने क्षमता का कितना काम कर रहा है, 2/3, इसमें कचरा जम गया और 2/3 काम कर रहा है, ये 2/3 काम कर रहा है। और ये पूरे क्षमता से तो देखिए 6 + 4 का 2/3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 4 दूना 8/3 डायरेक्ट लिख देते हैं, 8/3 हो जाएगा। तो जोड़िए कितना आ जाएगा, 36, 18 और 8, 26/3 के क्षमता से काम होगा। तो शेष को अब इसको जो है 26/3 के क्षमता से काम करेंगे तो 26/3 से भाग देंगे, 3 ऊपर चल जाएगा। अब इसको देखिए गुणा कर लीजिए, 5 3 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा, 8 3 24 1 25 हो जाएगा, 255/26 हो जाएगा। इसको भाग दे दीजिए आप, कितना मर्थ में चला जाएगा, 9 मर्थ में तो ज़्यादा हो जाएगा ना, देखिए तो 8 10 मर्थ में 9 मर्थ में ही चला जाएगा। 255 को जब हम 26 से भाग देंगे तो 9 मर्थ में, 9 6 54 कर 4 5, 9 दूना 18 और 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13, 23 हो जाएगा। 5 में से 4 गया 1 और यहाँ कितना चला जाएगा, 5 में से 2 गया 3 गया 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा। यानी कितना आ जा रहा है आपका, तो 9.21/26 मिनट हो जा रहा है, ठीक, मिनट हो जा रहा है। यानी टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो 5 मिनट यहाँ चला हुआ था तीनों और 9.21/26 मिनट यहाँ, यानी दोनों को जोड़ लीजिए, टोटल टाइम निकल जाएगा। तो टोटल इज इक्वल टू 9 5 14, 14.21/26 जो है मिनट लग जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लीजिएगा, इसलिए बोले थे कि ऑप्शन आप लोग भेजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर पॉइंट में दिया होगा तो पॉइंट में बना लेंगे, बट्टा में दिया होगा तो 14.21/26 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और आप समझ लीजिए। देखिए कह रहा है कि ए 20 मिनट में भर सकता है, बी 30 मिनट में भर सकता है, सी जो है 40 मिनट में खाली कर सकता है। टोटल वर्क निकाले 120 आ गया, क्षमता निकाल लिए 6 4 टाइम में भाग दे देते हैं टोटल वर्क में तो क्षमता निकल जाता है। ये 3 माइनस में क्यों लेके, खाली करने वाला है। अब बोला है कि तीनों जो है 5 मिनट तक अपनी पूरे क्षमता से, यानी कि 6 4 10 में से 3 गए 7, 7 5 35 जो है भर दिए, तो शेष कितना बचा, 85। अब 85 में एक सी का पार्टिसिपेशन नहीं है, सी जो है पूरा बंद हो जाता है। और बी जो है अपना कचरा भर जाने के कारण 2/3 क्षमता से काम करता है। तो ए तो पूरा तो 6, इसका 2/3 यानी 8/3, यानी 26/3 के क्षमता से ये 85 भराएगा, तो 85/26/3 किए तो 255 यानी 5 3 15, 8 3 24 1 25 हो जाएगा। 256/26 के भाग दिए 9.21/26, यानी ये 9.21/26, 5 मिनट यहाँ चला था, दोनों को जोड़ दिए 14.21/26, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो है पंकज का ही, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए आप। ये हम लोग जो मेरे यहाँ पढ़े होंगे ना ऑफलाइन बैच में LCM SCF, उन्हें ये बताए होंगे क्वेश्चन इस टाइप का, 2-3 क्वेश्चन कराए होंगे। कह रहा है यदि विभाजन विधि द्वारा संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए अंतिम भाजक 17 है। देखिए विभाजन विधि द्वारा कभी भी करते हैं ना, ऐसे ही ना भाग देते हैं, एक संख्या को यहाँ लिख देंगे, यहाँ छोटी बड़ी वाली संख्या को लिखेंगे, भाग देंगे, फिर ऐसे करते हैं और यहाँ वाली संख्या यहाँ चली जाती है, फिर जो शेष बचता है उसे भाग देते हैं, ऐसे ही करते जाते हैं हम लोग। और जो अंतिम भाजक होता है ना, वही हम लोग का क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो ये अंतिम भाजक जो है ना, ये 17 दिया हुआ है। और भागफल क्रमशः कितना कितना दिया है, भागफल देखिए, भागफल मतलब यही वाला ना, ये दिया हम लोग का 1 11 और यहाँ कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि तो उन दोनों संख्याओं का योग निकाले, जो यहाँ संख्या आएगी यहाँ आएगी, इन दोनों का योग हमें निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है। एक बात बताइए कि ये अंतिम भाजक है, इसका मतलब इसका शेषफल कितना होगा, 0 होगा, तभी अंतिम भाजक होगा। ये पूरा पूरी कट गया होगा और शेषफल 0 होगा। तो अब बताइए बीच वाला नहीं निकालेगा, बीच वाला कैसे निकलेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ये दोनों को गुणा करेंगे और ये शेष
इसमें जोड़ देंगे। तो 17 दूना 34 हो गया और शेष 0 जोड़ेंगे यानी कि 34 से रह जाएगा। ये 34 कहाँ से उठ कर आया होगा, तो यहाँ से उठ कर आया होगा और ये घटाए होंगे तो ये 17 जो है शेष बचा होगा। अब बताइए कि यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करके 17 जोड़ देंगे, ये दोनों गुणा करेंगे और शेषफल जोड़ देंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। तो 11 चौके 44 कर 4, 11 तिया 33 और 4 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। इसमें 17 जोड़ देना है तो 7 4 11 कर 1 हासिल 1, 7 1 8, 1 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी 391 यहाँ आ गया। अब 391 कहाँ से उठ कर आया होगा, तो यहाँ से उठ कर आया होगा, यानी एक संख्या हमें पता चल गया 391 है। और फिर ये घटाए होंगे तो 34 शेष बचा होगा। तब फिर कैसे निकल जाएगा, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष हो जाएगा। तो 391 एकम 391, 34 जोड़ देंगे तो जोड़ दीजिए 4 1 5 हो जाएगा, 9 3 12 कर 2 हासिल 1 और ये 425 हो जाएगा। तो इन्हीं ने दोनों का योग पूछा हुआ है, तो योग कर लीजिए यहाँ से। योगफल बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए। योग बराबर 5 1 6 हो जाएगा, 9 2 11 कर 1 हो जाएगा, 4 3 7 और 2 7 1 8 हो जाएगा, यानी 816 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है ये, सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि हमें अगर भाग विधि से निकाल रहे हैं तो 3 गो भागफल दिया था, इसीलिए 3 गो खंडा बनाए हैं। 1 11 2, अंतिम भाजक जो है 17 है और अंतिम भाजक 17 कब होगा, जब शेषफल 0 हो जाएगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष 34 आ गया। 34 यहाँ से उठ कर आता है, तो अब यहाँ जो है भाज्य निकालना होगा, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष कर लिए 391। 391 यहाँ से आता है, तो 391 गुणे 1 प्लस 34 के 425, यानी एक संख्या 425, दूसरी संख्या 391, दोनों को जोड़ लिए हम, कितना योगफल आ रहा है 816। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो है पंकज का ही है। पंकज ज्यादा क्वेश्चन भेजे हुए थे, इनका क्वेश्चन अच्छा भी है। ठीक, कह रहा है कि 2 तरल ए और बी, ये एलिगेशन है आपका, 2 तरल ए और बी के मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाने पर कुल विलयन में ए का प्रतिशत 30% कम हो जाता है, 30% कम हो जाता है और विलयन बी का 10% है और बी जो है विलयन का 10% है। यदि इस विलयन में 2 लीटर ए मिलाया जाए तो विलयन में क्रमशः पानी ए और बी का अनुपात निकालना। देखिए इसको एलिगेशन से बना लेंगे। सबसे पहले तो ए प्लस बी जो है हम मान लेते हैं कि 100 है, 100 है, चाहे 10 भी कुछ भी मान सकते हैं, 100 मान लिए। और जिसे मिलाना होता है, वाटर को मिला रहे हैं ना, तो वाटर को हम 0 मानेंगे। जिसे भी मिलाना रहता है ना उसका 0, वाटर का वैसे वैल्यू भी क्या होता है 0 होता है, तो वाटर को हम क्या मान लिए यहाँ पे 0 मान लिए। और टोटल में क्या हो रहा है, तो देखिए क्या बोला हुआ है कि 1% की मात्रा 30% कम हो जाती है, तो 100 में 30% कम हो जाएगी, यानी कि ये जो टोटल वाला मिश्रण है ना वो कितना हो जा रहा है 70 हो जा रहा है। अब एलिगेशन से दोनों का रेशियो नहीं निकाल लीजिएगा, सिंपल सा है, 70 में से 0 गया, यहाँ 70 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाना होगा, तो 100 में से 70 गया 30 हो गया, यानी रेशियो कितना आ जा रहा है 7:3 का। तो इसी 3 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। 3 बराबर देखिए कितना पानी मिलाना था, ये दिया हुआ है कि 10 लीटर पानी मिलाना था। 3 बराबर अगर 10 लीटर है तो टोटल देखिए, टोटल मिश्रण 7 3 10, 10 बराबर कितना हो जाएगा, तो 10/3 गुणे 10 हो जाएगा, यानी कि 100/3 लीटर हो जाएगा। ये टोटल मिश्रण हो गया। यहाँ तक समझे कि नहीं? नहीं समझे तो एक बार और समझिए। देखिए ए प्लस बी को हम 100 मान लिए, 0 जो है पानी मिला रहे थे तो 0 उसको लेंगे, 0 लेंगे। अब टोटल में क्या हो जा रहा था 30% कम हो जा रहा था ये, यानी कि 70 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। तो रेशियो निकाल लिए तो 7:3 आ जा रहा है। ये 70 में से 0 घटाए 70, तिरछा घटाते हैं, इधर 100 में से 70 घटाए 30 हो जाएगा, यानी 7:3 आ रहा था। इस 3 यूनिट का वैल्यू, पानी जो है मिलाया जा रहा था 10 लीटर, ये दिया हुआ था हमें, तो 3 यूनिट का वैल्यू अगर 10 हुआ तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। तो टोटल जो है 3 यहाँ 7 यहाँ, यानी कि मिश्रण जो टोटल 10 है, तो 10 यूनिट का वैल्यू इसमें 10 से गुणा करेंगे, 100/3 लीटर आ गया। टोटल जो है कितना आ गया 100/3 आ गया। अब एक बात बताइए, बी के बारे में बोला है कि बी विलयन का 10% है। देखिए इधर निकाल लेते हैं सबको। बी जो है टोटल विलयन कितना हुआ आपका 100/3, तो इसका ये 10%, तो 10/100 हो जाएगा, 100 से 100 खत्म, यानी 10/3 लीटर जो हो गया बी हो गया। और पानी आपको पता ही है कि पानी हम कितना मिलाए हैं 10 लीटर, तो पानी का मात्रा 10 हो गया। और ए का मात्रा निकालना होगा तो नहीं निकाल लेंगे, टोटल हमारा 100/3 माइनस ए निकालना होगा, तो इन दोनों को जोड़कर घटा लेंगे। दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा
30 10 40, 40/3 हो जाएगा। तो 100 में से 40 गया, 60/3 यानी कि ये 20 हो जाएगा। 20 लीटर हो गया ए की मात्रा। तो अब निकाल लीजिए आराम से। हमें बोला है कि यदि इस बिलियन में 2 लीटर ए मिलाते हैं, तो अब नया वाला जो ए हो जाएगा 20 + 2 यानी कितना हो जाएगा, 22 लीटर हो जाएगा। तब ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा हुआ, नहीं क्या पूछा, वाटर अनुपात पानी अनुपात ए अनुपात बी पूछा हुआ है। तो पानी तो 10 ही लीटर है, अनुपात ए का मात्रा अब नया वाला कितना हो गया, 22, अनुपात बी कितना है, तो 10/3 है। और तिरछा गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 अनुपात, देखिए ये कट भी रहा है ना, कटा भी सकते हैं, ऊपर ऊपर कट जा रहा है, तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा आपका, तो 11 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब तिरछा गुणा कर लीजिए, तो ये 5 तिहाई 15 अनुपात 11 33 अनुपात 5 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 15 अनुपात 33 अनुपात 5 ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 में है, यही आंसर हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार और समझ लीजिए आप लोग अच्छा से। सबसे पहले तो हमने एलिगेशन निकालकर, इसका जो है एलिगेशन लगाकर इनका रेशियो निकाल लिया है। ए और बी को हम 100 मान लिए। यहाँ पे आप कुछ मान सकते हैं, कुछ भी मानकर बना सकते हैं। 100 मानना आसान होता है क्योंकि प्रतिशत में सब दिया हुआ था, इसीलिए 100 माने थे। तो ए को 100 माने, वाटर को 0 मानेंगे क्योंकि वाटर जो है 0, जो मिलाएंगे वहां पे 0 दे देंगे। तो टोटल जो है 70, ए जो है 30% कम हो जाए यानी 70 हो जा रहा है। तो अब देखिए, तो 100 में से 70 गया 30 और इधर घटाएंगे तो 70 में से 0 गया 70, यानी इन दोनों का रेशियो, ये ए बी का रेशियो 7 हो गया और वाटर का रेशियो 3 हो गया। तो तीनों मिलाएंगे दोनों तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और एक बात बोला हुआ था कि वाटर हम कितना ले रहे हैं, इसमें 10 लीटर ले रहे हैं। तो यानी 3 यूनिट का वैल्यू अगर 10 है तो 1 का वैल्यू 10/3, तो टोटल मात्रा 10, 10 का वैल्यू निकालिए 100/3 लीटर आ गया। अब बोला था कि बी जो है इस टोटल मात्रा का 10% है, तो 100/3 का 10% यानी 10/3 लीटर आ गया। और वाटर तो हमें पता ही है कि हम 10 मिलाए थे तो ये 10 लीटर वाटर हो गया। ए का मात्रा कैसे निकालेंगे, तो इस टोटल में से हम वाटर का, बी का और वाटर दोनों जोड़कर घटा लिए, तो ये 20 लीटर जो आ जा रहा है, कौन सा आ जा रहा है आपका, ए का मात्रा आ जा रहा है। लेकिन फिर बोला है कि अगर ए में 2 लीटर और मिला दे, तो ए 2 लीटर और मिला रहे हैं तब जो है वाटर का रेशियो तो 10 ही रहेगा, ए जो है अब 22 हो जाएगा, 20 में 2 मिलाएंगे 22, और जो है बी तो सेम रहेगा 10/3। इसका रेशियो हम कटा करके निकाल लिए, इसका रेशियो कितना आ जा रहा है, 15/33/5 हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हो जा रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको 1-2 बार आप जरूर अपने खुद से बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है कि एक शहर में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 7 अनुपात, देखिए मैन, पुरुष और महिला दिया है ना, हाँ चलिए ठीक है। पुरुष और महिला का रेशियो कितना दिया हुआ है, महिला का रेशियो 7:8 दिया हुआ है। और कह रहा है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच बच्चों का प्रतिशत, यानी पुरुष में, ये जो पुरुष है ना, इसमें बच्चे का प्रतिशत, मतलब ऐसे पुरुष में, मेल में जो बच्चे हों उसी का दिया हुआ है। तो इसमें जो है बच्चे का प्रतिशत कितना है देख लीजिए, तो 25% है ना, इसमें 25% बच्चे हैं। और महिला में कितनी बच्चियां हैं, तो 20% बच्चे हैं ना। पुरुषों और महिलाओं के बीच बच्चों का प्रतिशत 25% और 20%, इसमें कितने बच्चे हैं, तो 20% है, ठीक 20% है। यदि शहर में वयस्क महिलाएं 2,35,200 है, तो शहर की कुल आबादी हमें पूछा हुआ है। देखिए थोड़ा समझिएगा आप इस बात को। हम क्या करते हैं ना कि ये 7:8 है ना, इसको 70 और इसको 80 मान लेते हैं, ठीक 70-80, ठीक 70-80 मानने से ये आपका सही रहेगा क्या, 70-80, चलिए मान लीजिए 70-80, यानी 8-7-15। टोटल जो हो जा रहा है कितना हो जा रहा है, टोटल जो हो जा रहा है कितना, तो आपका 150 हो जा रहा है। टोटल वैल्यू कितना हो जा रहा है यहाँ से, तो 150 हो जा रहा है, ठीक। हम इस 7:8 था ना, तो इसको 70-80 मान लिए, थोड़ा बड़ा मान लिए क्योंकि इसका 20% और इसका 25% निकालना आसान रहेगा। तो ये 70 माने, ये 70 पुरुष 80 महिलाएं, यानी कि टोटल कितना हो गया, तो 8-7-15 150 हो गया टोटल आबादी, ठीक। अब इसका ये महिला वाला दिया हुआ है कि वयस्क महिला, अगर इसमें 20% जो है बच्चे हैं, महिलाओं में 20% महिला बच्चियां हैं, तो वयस्क महिला कितनी हो जाएगी, देखिए वयस्क महिला कितनी हो जाएंगी आपका, तो निकाल लीजिए 80 का 80% हो जाएगी, 80% यानी 8×64 हो जाएगी। 64 वयस्क महिला मेरे हिसाब से आई, और क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है, तो 2, 3, 5,
235200 दिया हुआ है। 2,35,200 दिया हुआ है कि यदि शहर में वयस्क महिलाएं 2,35,200 है तो शहर की कुल आबादी यानी 64 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो हमें 150 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो निकाल लीजिए एक एक नियम से। 235200 और बट्टा कितना हो जाएगा 64 और गुणे 150 हो जाएगा। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए इसे। देखिए 8 से अगर कटाते हैं तो 8 हटाएं 64 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 8 दूना 16 और 4 3 7 8 9 72 हो जाएगा। 8 चौको 32 हो जाएगा। 2 0 दे दीजिए। फिर 8 से कटा लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, तो 8 तरीके 24 25 26 27 28 29 यानी कि 8 छक 48 49 50 51 52 53 54 या 6 बचा। तो 8 7 56 8 5 40। अब इसे गुणा कर लीजिए 150 से, तो 0 15 5 75 का 5 7 हो जाएगा। 15 7 105 और 7 112 कर 2 हासिल 11 हो जाएगा। और कितना हुआ आपका 15 छक्का 90 और 11 90 में 11 जोड़ेंगे 101 यानी हासिल 1 और हासिल 10 हो जाएगा। 15 तिया 45 और 10 कितना हो जाएगा आपका, तो 55 हो जाएगा यानी कि 5,51,250 हो जाएगा। 5,51,250 यानी ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। नहीं समझें तो एक बार और समझ लीजिए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि एक शहर में 7:8 के अनुपात में, एक शहर में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 7:8 के अनुपात में था। तो हम 70 80 बड़ा बड़ा बना लिए हैं। क्यों बना लिए हैं, क्योंकि ये 20% 25% निकालना आसान रहेगा। तो ये 70 हो गया, महिला 80 हो गई, तो टोटल क्या होगा हमें 70 80 कितना हो जाएगा 150 हो गया। टोटल जो है आबादी कितना हो गया 150 हो गया। अब देखिए हमें बोला हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि पुरुषों और महिलाओं के बीच बच्चों का प्रतिशत, यानी पुरुष में बच्चे प्रतिशत कितने 25% है और महिला में बच्चियां कितनी है आपका 20% है। अब कह रहा है कि यदि शहर में वयस्क महिलाओं की संख्या 2,35,200 है, यानी कि वयस्क महिला हम इसमें निकालेंगे तो 80 का 20% जब बच्चे हैं तो 80% वयस्क महिला हो गई। तो वयस्क महिला 80 का 80% यानी 0 0 कट गया 64 हो गया। इस 64 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2,35,200 दिया हुआ है। 2,35,200 तो 150 टोटल वैल्यू मतलब 150 का हमें पूछ रहा है। तो 2,35,200 बट्टा 64 गुणे 150 कैलकुलेट कर लिया हम लोग का कितना आ जा रहा है 5,51,250। 5 5 12 50 यानी कि ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है पंकज का ही, ये कह रहा है कि एक जींस का मूल्य 20% बढ़ाया जाता है एवं एक घड़ी का मूल्य 10% से कम किया जाता है। यदि 20 जींसों का प्रारंभिक मूल्य 2 घड़ियों के प्रारंभिक मूल्य के बराबर है। देखिए पहले प्रारंभिक मूल्य का हम रेशियो निकाल लेते हैं। ये प्रारंभिक मूल्य का रेशियो 20 गो जींस का मूल्य जो है 2 गो घड़ी का, घड़ी को W लिख देते हैं, वॉच मूल्य के बराबर है। 20 जींस का मूल्य 2 घड़ी के बराबर है। कटा लेते हैं 2 दहा के 20 यानी कि जींस बट्टा वॉच का रेशियो कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। यानी कि जींस का मूल्य 1 यूनिट हुआ तो वॉच का वैल्यू कितना हो गया 10 यूनिट हो गया। अब कह रहा है हमें, देखिए आगे क्या बोला है, यदि एक जींस का मूल्य 20% से बढ़ा दिया जाता है तो एक का हम जींस का मूल्य हमारा 1 है तो 20% बढ़ाने का मतलब 120 हो गया। और घड़ी का मूल्य 10% कम कर दिया जाता है तो ये 10 का 10% कम करने का मतलब ये 90 हो जाएगा। तो रेशियो अब कितना हो गया देखिए 30 3 90 3 चौके 12 हो जा रहा है, 2 दूनी के 4 2 5 10 यानी अब रेशियो हो जा रहा है 2/15 हो जा रहा है। अब जो है प्रारंभिक वाला ये पहले वाला था, ये नया वाला हो गया 2:15 आ जा रहा है। तो अब क्या बोला है आगे पढ़िए, कह रहा है तो 45 जीन्स यानी 45 जीन्स का मूल्य, एक जीन्स का मूल्य 2 है तो 45 को 2 से गुणा कर लेंगे, बराबर किसके होगा 45 जींसों का मूल्य किसके बराबर होगा यानी कितनी घड़ी के बराबर होगा। तो एक घड़ी का मूल्य 15 है तो मान लेते हैं कि x घड़ी के बराबर है। अब कैलकुलेट कर लीजिए 15 या 45 यानी 3 दूना 6, x का वैल्यू कितना होगा 6, अर्थात 45 जींस का मूल्य 45 जींस मतलब 2 का मूल्य कितना हो जाएगा 15 गुणे x यानी कि 6 घड़ी के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए 6 घड़ी ऑप्शन नंबर 3 में दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं ये भी समझ लिए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और समझिए। सबसे पहले हमें बोला था कि प्रारंभिक में 20 जींस का मूल्य 2 घड़ी के बराबर है, तो जींस बट्टा घड़ी निकाले तो ये 2 दहा के 10 यानी 1/10 आ गया रेशियो, यानी 1 जो है जींस का मूल्य है और 10 जो है किसका है, घड़ी का मूल्य है। तो इसमें कह रहा है कि 20% बढ़ाना है तो 120 कर लिए, इसमें कह रहा है 10% घटाना है तो 90। अब रेशियो निकाले तो 30 है 90, 3 चौको 2 से घटा लिए, 2 दूनी के 4, 2 पाँच 10 यानी 2 यूनिट 15 हो जा रहा है, 2:15 हो जा रहा है। कह रहा है कि अगर 45 गो जींस का मूल्य, 45 गुणे जींस का मूल्य अब वाला जो है 2 है, तो ये कितने घड़ी के मूल्य के बराबर होगा। तो घड़ी का मूल्य 15 है तो 15 दे दिए, और कितनी घड़ी तो मान लिए 1, सब कटा दिए तो 15 × 45 अर्थात 3 दूना 6 घड़ी के मूल्य के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं संडे का डिस्कशन क्लास अब बहुत अच्छा लगा होगा आपको। तो एक बार फिर से हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि संडे को हम लोग कैसे करेंगे। ये सब इतना क्वेश्चन था जो बच्चे भेजे हुए थे, आप लोग भी भेजिए, कैसे भेजेंगे ये बात हम बता दे रहे हैं, फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं इस बात को। अब प्रत्येक संडे को हम लोग का, अब संडे को देखिए दिन में हम आएंगे लाइव, दिन में कभी भी 11 बजे ही रखेंगे हम लोग, 11 बजे टेस्ट टाइम के ही समय रखेंगे उसको। ठीक, संडे को हम लोग हर संडे को 11 AM में लाइव जो है लाइव डाउट क्लास चलेगा। डाउट क्लास, ये डाउट क्लास कैसा होगा तो इसको आप कभी भी 96, मेरा जो पर्सनल नंबर है 9693037419 यानी 9693037419, इस पे अपना अपने क्वेश्चन का फोटो खींचकर इस पे भेज सकते हैं हमें, और उसी क्वेश्चन को हम देखेंगे कैसा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन भेजना है, अब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं भेजना है, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन भेजना है, और उस क्वेश्चन का हम लोग जो है डिस्कशन क्लास करेंगे जो संडे को होगा लाइव। संडे 11 AM जो होगा डाउट क्लास का जो है डाउट क्लास क्लियर करेंगे। इसमें इस संडे को जो है, आज हम शाम में ही आए थे, शाम में लाइव देख रहे हैं आप लोग। ठीक, तो शाम में ही इस चीज़ को हम लोग किए हुए हैं। अब अगले संडे से जो होगा 11 बजे सुबह, दिन में ही होगा 11 बजे, और ये चलेगा आपका। ठीक, हर एक संडे को चलेगा। आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी चैप्टर से तो इस पे मेरे नंबर पे भेजिएगा, और हर संडे को हम उसका डिस्कशन कराएंगे। तो ये भी हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए ताकि और भी लोग भेजे क्वेश्चन को, और जो क्वेश्चन अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा उसमें, उस क्वेश्चन का डिस्कशन हम जरूर कराएंगे इसमें, जितना क्वेश्चन हो आपका। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भेजिए, पढ़िए, ज़्यादा मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, तभी क्वेश्चन भेजिएगा। और भेजने के लिए क्वेश्चन मेरे नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। क्वेश्चन अच्छा से पिक करना है, साफ से पिक करना है और भेज देना है इसमें। और कोई प्रॉब्लम होगा तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर ही है, इस पर भेजिए आराम से, और उसी चीज़ का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा हुआ वीडियो। शेयर करिएगा दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना शेयर करिएगा और भी दोस्त जुड़ेंगे और मेरे अंदर भी मोटिवेशन आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको कराएंगे। तो ओके, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करिए।